तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिएगा। मैंने कहा है ये ब्लड है, चीज़ें बारीक से बारीक रहेंगी, उनको याद करना होगा, और याद करने के बाद वन लाइन क्वेश्चन आएगा तो वो सोल्व करना होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का अदर नेम क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी के नंबर जो होते थे मैंने अभी लिखे थे, वापस दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। 4.52, अगर हम बात करें तो 5.5 मिलियन नंबर इसके होते हैं, जिसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेल के अंदर कितने हैं तो हम कहेंगे 5 मिलियन, और आपसे पूछ लिया जाए फीमेल के अंदर कितने हैं तो आप कहेंगे 4.5 मिलियन। क्लियर बात समझ में आ गई? और आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर अब हम आगे की बात करेंगे कि आरबीसी जो होती है वो इरिथ्रोसाइट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या होती है, अगर हम बात करें तो टोटल टोटल जो ब्लड सेल्स होती हैं, उन टोटल ब्लड सेल्स की अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंट होती है, 99%। अब उसके बाद आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंस होता है, हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से जो ब्लड होता है उस ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आरबीसी में से। आरबीसी जो होती है उस आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी की अगर हम शेप के बारे में बात करें तो आरबीसी की शेप जो होती है वो इस तरह से रहती है। अब अगर हम बात करें तो इस आरबीसी का जो ये डायमीटर है, इस आरबीसी का जो डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर जो होता है वो कितना है। तो यहाँ पर आरबीसी का जो ये डायमीटर होता है ये कितना होता है, 7.2 माइक्रोन। कितना होता है, 7.2। तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, 7.2 माइक्रोन। आप सोचेंगे कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? हाँ, आया हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। डायमीटर ऑफ द आरबीसी 7.2 माइक्रोन। क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, इस माइक्रोन के हिसाब से, इसके डायमीटर के हिसाब से, अब मैं कहूंगा अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो आरबीसी की साइज ज्यादा होगी, अगर डायमीटर कम होगा तो आरबीसी की साइज कम होगी। अब इसी को मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। ये क्या है, 7.2 माइक्रोन। ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। अगर ये इससे आगे बढ़ता है तो मैंने मान लिया कितना हो गया, 8 माइक्रोन। अगर इससे कम होता है तो मैंने मान लिया कितना, 6 माइक्रोन। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब देखिएगा 7.2 माइक्रोन मतलब क्या हो गया, इसकी आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी को हम क्या कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, इस आरबीसी को। और इधर 8 माइक्रोन, थोड़ा सा मुझे स्पेस लेना पड़ेगा, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पर कितना, 8 माइक्रोन हो गया। यानी कि हो सकता है कि आरबीसी का जो होती है वो कितने माइक्रोन की है, 7.2। हो सकता है कि कितने माइक्रोन की है, 8 माइक्रोन। हो सकता है कितने माइक्रोन की है, 6 माइक्रोन की। मतलब 7.2 से अगर ये 6 माइक्रोन रहती है तब हम नाम देंगे, उससे थोड़ा सा कम रहने पर नाम नहीं देंगे। 7.2 से 7.5 हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर वो 7.2 से कितने में बदल जाए, 8 माइक्रोन में बदल जाए, तो उस कंडीशंस के अंदर इस आरबीसी की साइज क्या है, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। क्या कहोगे, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। नॉर्मोसाइटिक आरबीसी किसको कहा जाती है, जिस आरबीसी की साइज जो होती है नॉर्मल होती है, या जिस आरबीसी का डायमीटर जो होता है वह 7.2 माइक्रोन होता है, उस आरबीसी को क्या कहते हैं, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। अगर मान लीजिए आरबीसी का डायमीटर जो होता है वो घटकर 6 माइक्रोन रह जाए तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे माइक्रो। मतलब क्या हो गई, छोटी। माइक्रो को क्या कहते हो, छोटी। तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी क्या कहोगे, माइक्रोसाइटिक। लेकिन आरबीसी का डायमीटर अगर 7.2 से बढ़कर कितना माइक्रोन हो जाए, 8 माइक्रोन, तो इस आरबीसी को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या कहा जाएगा, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। याद हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि
7.2 माइक्रोन, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी 6 माइक्रोन, माइक्रोसाइटिक आरबीसी और 8 माइक्रोन अगर डायमीटर होता है तो क्या कहते हो, मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। साइटिक मतलब क्या होता है, सेल। कौन सी सेल की बात कर रहे हो, आरबीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर बात यहां पर समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये तो था क्या, इसका डायमीटर। क्या था ये, डायमीटर। अब डायमीटर के बाद इसी से रिलेटेड कुछ और बात भी करते हैं कि आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी का जो सरफेस एरिया होता है, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का सरफेस एरिया, मतलब ये जो सरफेस एरिया होता है टोटल, तो आरबीसी का टोटल जो सरफेस एरिया होता है, जैसे मान लेना कि सरफेस एरिया, जैसे बॉडी का सरफेस एरिया पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, वैसे ही आरबीसी का जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया कितना होता है, 120, अगर हम बात करें तो क्या, स्क्वायर माइक्रोन, 120 स्क्वायर माइक्रोन, यानी कि आरबीसी का सरफेस एरिया कितना रहेगा, 120 स्क्वायर माइक्रोन रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया। और आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी की अगर हम बात करें किसकी, थिकनेस की, किसकी, थिकनेस की, तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी की थिकनेस की बात करते हैं। आरबीसी की जो थिकनेस होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब सब जगह सेम नहीं हुआ करती है। आरबीसी की जो थिकनेस होती है, जैसे कि अगर मैं इसको आरबीसी मानूं, तो आरबीसी की थिकनेस यहाँ पर ये क्या है, अगर हम बात करें पेरीफेरल, और ये वाला एरिया कौन सा हो गया, सेंट्रल, तो यहाँ पर ये वाला एरिया कौन सा होगा, सेंट्रल, जबकि ये आउटर है तो ये क्या कहलाएगा, पेरीफेरल। क्या कहलाएगा, पेरीफेरल। तो थिकनेस पेरीफेरल पर अलग होगी और थिकनेस सेंटर पर अलग होगी। आरबीसी की जो होती है वह पेरीफेरल एरिया पर थिकनेस जो होती है, किस पर अगर हम बात करें तो किस पर, पेरीफेरल पर, पेरीफेरल पर थिकनेस जो होती है वो होती है 2.2 माइक्रोन। कितनी होती है, 2.2 माइक्रोन। यानी कि आरबीसी जो होती है वो आउटर एरिया पर, मतलब पेरीफेरल, मेरे को मेरी बॉडी का पेरीफेरल क्या है, ये क्या है, पेरीफेरल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी पेरीफेरल पर क्या होती है, 2.2 माइक्रोन की, जबकि आरबीसी की थिकनेस जो होती है वह सेंट्रल एरिया पर कितनी होती है, 1 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 1 माइक्रोन। यानी कि आरबीसी की थिकनेस पेरीफेरल पर ज्यादा मोटी होती है, जबकि सेंट्रल पर यह क्या होती है, पतली हुआ करती है। इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 120 स्क्वायर माइक्रोन। और जबकि इसके अंदर जो इसका डायमीटर होता है, तो हमने कितनी चीजें बात की, डायमीटर की, हमने किसकी बात की, सरफेस एरिया की, हमने किसकी बात की, थिकनेस की। यानी कि आरबीसी के अंदर हमने ये तीन चीजों के बारे में बात कर ली। अब आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का कलर कैसा होता है, बताइए, आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड। तो इसका मतलब इसको रेड ब्लड सेल इसीलिए तो कहा गया क्योंकि ये क्या होती है, रेड। तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का जो कलर होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है, आप कहेंगे ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आपसे पूछा जाए आरबीसी लाल कलर की, रेड कलर की क्यों होती है, तो आप कहेंगे किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी में, अब इस कलर के ऊपर भी मैं दो चीजें कहूंगा, हो सकता है कि कलर नॉर्मल हो सकता है कि कलर कम हो। कलर कम क्यों होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसके अंदर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन कभी ज्यादा नहीं होता है, समझ लीजिएगा बात, इसका एक टर्म दी गई है, कभी आप उसको ज्यादा नहीं मानेंगे। ज्यादा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो तब भी उसको आप ज्यादा नहीं कह सकते। वहां पर जो वर्ड टर्म यूज होगी वो टर्म यूज कैसे नहीं होती उसको समझिए। अब मैंने कहा अगर नॉर्मल कलर है, मैंने कहा अगर आरबीसी किस कलर की है, नॉर्मल कलर की। किस कलर की है, नॉर्मल कलर। तो आरबीसी अगर नॉर्मल कलर की है तो इस आरबीसी को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, नॉर्मो। क्या कहोगे, नॉर्मो। कलर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, क्रोमिक, तो इसको क्या कहोगे, नॉर्मो क्रोमिक आरबीसी। वह आरबीसी जिसका कलर नॉर्मल होता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। जबकि अगर कलर जो होती है, अगर आरबीसी जो होती है वह किस कलर की है, लाइट कलर की, मतलब कलर क्या है, कम, तो उस कंडीशंस में उसको क्या कहोगे, कम को क्या कहते हो, हाइपो, तो उसको क्या कहोगे, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। क्या कहोगे, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। तो उस आरबीसी को क्या कहोगे, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। जबकि यहां पर जनरली ये टर्म नहीं हुआ करती है, कौन सी टर्म, हाइपरक्रोमिक आरबीसी, क्योंकि रेड रेड ही होता है, उसमें इस तरह की टर्म को यूज नहीं करते हैं।
तो हाइपरक्रोमिक आरबीसी टर्म यूज नहीं की जाएगी। यहाँ पर केवल और केवल दो ही टर्म यूज होगी, कौन कौन सी, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। ये वाली टर्म हम यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब साइज में तो तीन साइज होती है, एक नॉर्मल, एक माइक्रोसाइटिक, एक मैक्रोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। और जबकि कलर में कितनी होती है, दो, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। जबकि हाइपरक्रोमिक टर्म यूज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब कलर जो होता है उस कलर के आधार पर इस तरह से हम इसके दो टाइप बताते हैं, जबकि साइज के आधार पर हम कितने टाइप बताते हैं, तीन टाइप। मतलब डायमीटर के आधार पर, किसके आधार पर, डायमीटर के आधार पर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? क्लियर? चलिएगा, उसके बाद अगर हम शेप के बारे में बात करते हैं कि शेप कैसी होती है, तो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी की अगर हम शेप के बारे में बात करें तो आरबीसी की जो शेप होती है वो शेप कैसी होती है, जरा देखिएगा। आरबीसी जो होती है वो क्या होती है, अगर हम बात करें तो बाई कॉनकेव शेप होती है। कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप। या फिर इसकी शेप जो होती है कैसी होती है, डिस्क शेप। क्या होती है, डिस्क, जैसे डिस्क लगी होती है उस शेप की। या फिर किसकी होती है, बाई कॉनकेव। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए तो बताइए राइट किसको टिक करोगे? अगर बाई कॉनकेव ऑप्शन में नहीं मिलोगे तो किसको टिक करोगे, डिस्क शेप को। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यानी कि शेप कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप या फिर डिस्क शेप होती है। बाई कॉनकेव शेप का मतलब ये होता है कि आरबीसी जो होती है वो आरबीसी इस तरह से होती है। क्या होती है, इस तरह से होती है। इसी को हम कौन सी शेप बोलते हैं, बाई। मतलब दो हिस्सों में है ना, तो दो हिस्सों का मतलब बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो इसका मतलब बाई कॉनकेव शेप होती है। तो आरबीसी किस शेप की होती है, बाई कॉनकेव शेप होती है। यानी कि आरबीसी में हमने क्या कहा, अगर मैं इस आरबीसी को ऐसे बना दूं तो मैंने कहा है कि इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, अगर हम बात करें तो डायमीटर कितना है इसका, 7.2 माइक्रोन। जबकि इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कितना है, 120, अगर हम बात करें तो क्या, स्क्वायर माइक्रोन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने बात की है इसकी, क्या अगर हम बात करें तो ये तो दो चीजें। अब थिकनेस, थिकनेस अगर यहाँ पेरीफेरल देखेंगे तो कितनी आएगी, 2.2 माइक्रोन। जबकि सेंटर में अगर थिकनेस देखेंगे तो कितनी आएगी, 1 माइक्रोन आएगी। क्या आएगी, 1 माइक्रोन आएगी। और इस आरबीसी का जो ये कलर है, इस आरबीसी का जो ये कलर है, ये कलर क्या है, रेड है। क्या कलर है, रेड कलर है। और रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन। क्या भरा हुआ है, इसलिए इसका कलर कैसा है, रेड कलर है। कैसा कलर है, रेड कलर है। समझ में आई बात? ये यहाँ तक हमने इसके अंदर बात की है कि इसका डायमीटर कितना होता है। तो ये तो हमने लिखा है क्या, ये तो क्या है, डायमीटर। जबकि ये क्या है, अगर हम बात करें तो क्या है, सरफेस एरिया। तो ये तो क्या है, सरफेस एरिया। और ये क्या है, थिकनेस। कहाँ पर है, पेरीफेरल। ये कहाँ पर है, सेंट्रल पर। और ये जो है वो दोनों ही क्या है, थिकनेस है। क्या है ये, थिकनेस। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर? तो ये आरबीसी के अंदर हमने अभी तक इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, सिर्फ एक, कि आरबीसी जो होती है वो इस तरह से, इसकी शेप, साइजर, डायमीटर, ये सब बातें की है हमने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का जनरली अगर हम बात करें तो देखिएगा, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होगा एग्जाम्स के अंदर, याद रखिएगा। आरबीसी का जो लाइफ स्पाम होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 120 डेज। किसके अंदर, अगर हम बात करें तो एडल्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, एडल्ट के अंदर होता है। जबकि अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, किसकी, न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो इसका लाइफ स्पाम कितना होता है, मात्र 60 डेज होता है। कितना डेज होता है, 60 डेज। यानी कि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनके अंदर लाइफ स्पाम क्या होता है, कम। जबकि एडल्ट में क्या होता है, ज़्यादा। यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो आरबीसी होती है वो जल्दी 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 टूटती है। इसीलिए आरबीसी टूटेगी, आरबीसी टूटेगी तो इसका मतलब क्या बनता है, बिलीरुबिन। इसीलिए उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, जॉइंटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, और ये कोई बीमारी नहीं है। तो वो जॉइंटिस कैसा जॉइंटिस होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, पैथोलॉजिकल नहीं होता है। कैसा होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। क्योंकि आरबीसी जो होती है उनके अंदर बन भी जल्दी रही है, टूट भी जल्दी रही है। तो इसका मतलब न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर लाइफ स्पाम कितना होगा, 60 डेज। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो लाइफ स्पाम ऑफ आरबीसी इज 120 डेज इन एडल्ट, जबकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितना होता है, 60 डेज होता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें
अगर हम बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि इसकी जो होती है, अगर हम लाइफ स्पाम के बाद बात करें तो इरिथ्रोपोइसिस जो होता है, क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है क्या, अगर हम बात करें तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब क्या? आरबीसी, पोइसिस मतलब बनना, आरबीसी का बनना। और इसमें जो टाइम लगता है, इसमें जो टाइम लगता है, कितना दिन का टाइम लगता है? 7 डेज का। मतलब आरबीसी को बनने में कितना टाइम का डेज लगेगा? 7 दिन का। जिंदा कितने दिन तक रहेगी? 120 दिन तक। मतलब 7 दिन में बनकर तैयार होगी, उसके बाद बनकर तैयार होने के बाद जिंदा कितने दिन तक रहेगी? तो इसका मतलब इरिथ्रोपोइसिस मतलब बनने में कितने दिन लगे? 7 दिन। और जिंदा कितने दिन तक रही? और 120 दिन बाद ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। जबकि लाइफ स्पाम न्यूबॉर्न बेबी में कितना रहेगा? 60 डेज। या किसके अंदर? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नहीं, 60 डेज। ठीक है। किसमें? पीडिया में कितना बताया आपको? 80 डेज बताया है। चलिए मैं एक बार कंफर्म करूंगा, अभी मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं 60 डेज का 60 डेज ही रखूंगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात को? 60 डेज न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मैंने कितना बताया है? 60 डेज। वहां पर एक बार कंफर्म करिए कि चिल्ड्रन का लिखा था कि न्यूबॉर्न बेबी का लिखा था? न्यूबॉर्न बेबी का लिखा था। कितना? 80 डेज। ठीक है, मैं उसको एकदम क्लियर कर लूंगा पहले, फिर उसके बाद ही चेंज करूंगा। जो मैंने लिखा है अभी आपको वही रखना है। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कितना होता है? टाइम, इसीलिए क्या होता है? 7 डेज। कितना होता है? 7 डेज। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में कितने दिन का टाइम लगेगा? 7 डे। अगर एडल्ट की बात करें तो कितने दिन तक जिंदा रहेगी? 120 दिन तक। तो इसका मतलब अगर वो ऐसा नहीं कि लाइफ स्पाम ऑफ आरबीसी, अब उसने एडल्ट और इन्फेंट या चिल्ड्रन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आप कितना राइट टिक करेंगे? 120। अगर वह कुछ भी नहीं कहता है तो आप उसको हमेशा किसका मानकर चलते हो? एडल्ट का। इस बात को याद रखना। वो कहे लाइफ स्पाम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल। अब उसने ना तो इन्फेंट बोला ना उसने एडल्ट बोला, लेकिन आप उसको किसका मानोगे? अब एडल्ट का मान करिए। उसमें ऑप्शन है 120, उसमें ऑप्शन है 60। बहुत से क्या बोले, यार सर ने तो बोला था, उसमें तो बोला ही नहीं, मैं तो 60 टिक कर दिया। नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन में वो क्लासीफाई नहीं करता है कि बच्चे की बात कर रहा है या एडल्ट की, तो आप उसको किसका मानकर चलते हो? हमेशा एडल्ट, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ये तो हो गई बात किसकी? आरबीसी के बारे में। ये क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन है। क्या है ये? जनरल इंट्रोडक्शन है। अब आगे देखिएगा, कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या क्या आते हैं उनको समझिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, ये तो हम जब एनीमिया पढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं वो समझिएगा। अगर हम बात करें तो एक तो ये माइक्रोन, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे? एनीमिया पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसमें एक तो नंबर तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, कलर तो सबको पता है वो तो याद रखने की, डायमीटर याद रखिएगा क्योंकि इससे मैं आपको एनीमिया पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एनीमिया, डायमीटर से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें थिकनेस में से याद रहे तो रख लीजिएगा। और आरबीसी का कलर रेड, ये तो सबको याद रहता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। दूसरा कलर याद रखना है। क्या याद रखना है? कलर, क्योंकि इसमें भी एनीमिया पढ़ेंगे हम इसी से। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ेंगे? एनीमिया। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट। और शेप कौन सी होती है? बाई कॉनकेव शेप। अब एग्जाम के अंदर फिर भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन सुनिएगा कि ये जो बाई कॉनकेव शेप है, कौन सी शेप? बाई कॉनकेव शेप। तो बाई कॉनकेव जो होती है आरबीसी की शेप जो होती है वो कैसी होती है? बाई कॉनकेव शेप आरबीसी होती है। तो बाई कॉनकेव शेप आरबीसी अगर हम बात करें तो मेंटेन बाय द बाई कॉनकेव शेप आरबीसी मेंटेन बाय द विच प्रोटीन? बाई कॉनकेव शेप मेंटेन बाय द एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है कौन सी प्रोटीन? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी की बाई कॉनकेव शेप किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। यानी कि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, उसकी वजह से आरबीसी की जो ये शेप होती है ये बाई कॉनकेव शेप रहती है। समझ में आई कि नहीं बात? कौन सी प्रोटीन? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में तो नहीं आया लेकिन बुक में दिया हुआ है। कौन सी प्रोटीन? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है, समझ रहे ना बात को? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर किसने दे रखी है? प्रोटीन, स्केलेटन मसल्स, और फिर उसके बाद ऊपर उनके ऊपर क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनी? मसल्स। जब तो बॉडी को क्या मिली? एक प्रॉपर शेप मिली है। तो उसी तरह से आरबीसी की भी शेप को मेंटेन करने में किस प्रोटीन का रोल है? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का।
समझ में आ गई बात यहाँ से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस बाइकॉनकेव शेप जो होती है, इस बाइकॉनकेव शेप के फायदे क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, यानी कि बेनिफिट ऑफ द बाइकॉनकेव शेप। आरबीसी की शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव शेप तो है, लेकिन ऐसी शेप ऊपर वाले ने इसको क्यों बनाई, और इसका इस शेप में होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये इस शेप में नहीं है तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसका कारण सुनिएगा। अगर हम बात करें तो जो ये बाइकॉनकेव शेप होती है, इसका एक फायदा है, इधर भी सरफेस एरिया ज़्यादा, इधर भी सरफेस एरिया ज़्यादा। तो इस बाइकॉनकेव शेप का पहला बेनिफिट ये होता है कि इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या, अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया, यानी कि बाइकॉनकेव शेप की वजह से आरबीसी का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा, जो बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा आरबीसी उतनी ही ज़्यादा उससे क्या होगी, अटैच होगी। समझ गए बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई आरबीसी किससे, ऑक्सीजन किससे अटैच होती है, आरबीसी से। ऑक्सीजन किससे अटैच होगी, आरबीसी से। तो आरबीसी का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उससे क्या होंगे, अटैच होंगे। तो वो क्या रहेगा, फायदा है उससे। तो एक तो क्या हुआ, सरफेस एरिया, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं बाइकॉनकेव शेप के बेनिफिट क्या क्या है। पहला बेनिफिट क्या है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाया करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका दूसरा फायदा क्या है, इसका दूसरा फायदा यह है कि ऑक्सीजन, भाई आरबीसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि बॉडी की हर सेल, बॉडी के हर टिश्यू, बॉडी के हर ऑर्गन तक क्या पहुंचानी है, ऑक्सीजन पहुंचानी है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है, आरबीसी को दी गई है ऊपर वाले ने। और यह भी कहा है कि जब किसी ऑर्गन को आप ऑक्सीजन सप्लाई करें तो यह कोशिश करें कि उसका इक्वल और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। समझ रहे बात को, जल्दी भी करना है ट्रांसपोर्टेशन, और क्या करना है, इक्वल भी करना है। तो इसका मतलब इस शेप की वजह से क्या होता है, इस शेप की वजह से एक तो रैपिड एंड अगर हम बात करें तो इक्वल क्या होता है, इक्वल अगर हम बात करें तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसका, O2 का, इस शेप की वजह से। तो दूसरा फायदा यह मिलता है कि आरबीसी तेजी से आरबीसी जो होती है वो आरबीसी ऑक्सीजन को तेजी से ट्रांसपोर्ट करती है और उसका डिफ्यूजन भी क्या करती है, इक्वल करती है। मतलब आरबीसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तेजी से अपने साथ जोड़ पाएगी और तेजी से इक्वल ट्रांसपोर्टेशन भी ऑक्सीजन का आरबीसी कर पाएगी। समझ में आ रही है बात। तो इसके दो फायदे तो ये हो गए। तीसरा फायदा इसका ये होता है कि आरबीसी जो होती है वो आरबीसी के अंदर क्या होता है कि ये बाइकॉनकेव शेप की वजह से ये क्या होती है, किसी भी जगह से ऐसे करके ऐसे निकल जाती है। समझ रहे बात को। जैसे यहाँ पर आरबीसी आई, ये यहाँ पर, अब ठीक है, अब यहाँ की जगह क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, बहुत बोन आ गई, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब इसमें आरबीसी आएगी ना, तो इसकी ये बाइकॉनकेव शेप है, तो ये यहाँ पर आई, अब इसको देख रही है जगह कम है, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी और यहाँ की अंगुली को ऑक्सीजन सप्लाई दे देगी। तो इसका एक फायदा क्या होता है, एक फायदा ये होता है कि ये क्या करती है, कहीं से भी आराम से क्या कर सकती है, सर्कुलेशन में ये क्या करती है, आराम से मूव करती है। समझ रहे हैं बात को। बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन में ये क्या करती है, इजीली मूव कर पाती है, किसकी वजह से, बाइकॉनकेव शेप की वजह से। तो इसका एक फायदा ये होता है कि ये क्या करती है, इजीली क्या करती है, मूव करती है, किसके अंदर, अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन के अंदर। तो आराम से ये सर्कुलेशन के अंदर मूव कर पाती है। यहाँ पर ये जो होती है आराम से रैपिडली और फास्टली और इक्वल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाती है ऑर्गन को। और इसके अलावा इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अटैचमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आरबीसी का सरफेस एरिया प्रॉपर होना चाहिए, तभी आरबीसी की सरफेस से क्या होगी, ऑक्सीजन अटैच होगी। तो यानी कि ये बाइकॉनकेव शेप के क्या हैं, कुछ क्या है, बेनिफिट है। क्या है, बेनिफिट है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था, किसने किया था, विलियम हार्वे ने। किसने किया था, विलियम हार्वे ने। तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर बाय द विलियम हार्वे, एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में वर्ड को बताया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें तो जो ब्लड होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्लड जो होता है वह ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे आप सभी समझ जाएंगे। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किन किन चीजों को, बोलते जाइएगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, पहला किसको, ऑक्सीजन को, मैंने बता दिया। दूसरा, ब्लड के साथ ही क्या जाते हैं, न्यूट्रिएंट। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसको, अगर हम बात करें तो किसको, न्यूट्रिएंट को।
ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किनको, एंजाइम्स को। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसको, हार्मोन को। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एंटीबॉडीज को। किसको, एंटीबॉडीज को, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। किसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज को। तो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है, या फिर किसको ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा प्रोटीन। इस तरह से, या फिर जैसे कि विटामिन वगैरह हैं, इन सबको मेन मैंने बता दिया है। तो ब्लड किन किन चीजों को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, और किसको, न्यूट्रिशन, ताकि ऑर्गन तक क्या पहुंचे, ऑक्सीजन, ऑर्गन तक क्या पहुंचे, न्यूट्रिएंट, ऑर्गन तक क्या पहुंचे, हार्मोन, और वो अपना काम करे, ऑर्गन तक क्या पहुंचे, एंजाइम, ताकि उसको जो करना है वो कर सके, एंटीबॉडीज पहुंचे हर सेल के पास, हर ऑर्गन के पास, ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन भी किसमें सर्कुलेट होती है, किससे द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के द्वारा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की है कि ब्लड किन किन चीजों को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी की शेप जो बाइकॉनकेव होती है, उस बाइकॉनकेव शेप का क्या बेनिफिट मेनली मिलता है, और उस बाइकॉनकेव शेप को कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। याद रहेगा ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर, या फिर आपकी बुक, एग्जाम में तो नहीं है लेकिन बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलेगा। समझ में आ गई बात, यहाँ पर क्लियर है। तो चलिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिएगा, कहाँ से, इसी में लिखा था ना हमने कि पेज चेंज किया था, नहीं किया, ठीक है। तो चलिएगा, ये हो गई आरबीसी, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स।